हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में क्लास 5 ईवीएस के लेसन नंबर 5 आर्किटेक्ट ऑफ नेचर, इस चैप्टर का हम कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेनेशन, डिफिकल्ट वर्ड्स और टेक्स्ट के अंदर जितने भी एक्टिविटीज हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको आंसर के साथ में देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्किटेक्ट ऑफ नेचर, नेचर यानी प्रकृति, यानी कि हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट, उसमें पेड़ पौधे, छोटे मोटे जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, नेचर बनाते हैं, प्रकृति कहलाते हैं। आर्किटेक्ट यानी कि रहने के लिए घर, जगह या कोई आवास का निर्माण करने वाले, इन्हें हम आर्किटेक्ट कहते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में नेचर के कुछ ऐसे ही आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फनी संडे, मजेदार रविवार। It was a Sunday and the morning was very pleasant. It was a Sunday, यह संडे था, and the morning was, और जो सुबह थी, very pleasant, वो बहुत ही सुहावनी थी। सुहावनी का मतलब कि जब धूप बहुत ज्यादा नहीं हो, हवा बहुत ठंडी ठंडी अच्छी चल रही हो, तब हमें कैसी लगती है वो सुबह, प्लीजेंट लगती है, बहुत खुशनुमा, बहुत सुहावनी लगती है। तो जब संडे मॉर्निंग था तो उस दिन जो सुबह थी वो कैसी थी, प्लीजेंट थी, बहुत सुहावनी थी। प्रणय वॉज वॉकिंग इन द फील्ड्स विद हिज फादर कैलाश। प्रणय वॉज वॉकिंग, घूम रहा था, इन द फील्ड्स, खेतों में, विद हिज फादर कैलाश, अपने फादर कैलाश के साथ में। तो प्रणय खेतों में अपने फादर कैलाश के साथ में घूम रहा था, वॉक कर रहा था। द चिर्पिंग ऑफ मैनी बर्ड्स वॉज हर्ड फ्रॉम द बुशेस। द चिर्पिंग, चिर्पिंग होती है साउंड ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों की चहचहाहट, चिड़ियों की आवाज। ऑफ मैनी बर्ड्स, बहुत सारी पक्षियों की। वॉज हर्ड, सुनी जा रही थी या आ रही थी। फ्रॉम द बुशेज, झाड़ियों से, तो झाड़ियों से बहुत सारे पक्षियों की चहचहाहट की आवाज आ रही थी। प्रणय वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही ऑलवेज एंजॉयड एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। प्रणय वॉज वेरी एक्साइटेड, प्रणय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही उसको उत्सुकता हो रही थी जानने की। बिकॉज, क्योंकि, ही ऑलवेज एंजॉयड, क्योंकि वह हमेशा एंजॉय करता था, उसे मजा आता था, एक्सप्लोरिंग, खोजने में, एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, और नई नई चीजों को सीखने में। तो प्रणय को हमेशा नई नई चीजों को खोजने में, उनके बारे में सीखने में, जानने में उसे बहुत मजा आता था। तो इसलिए प्रणय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, उत्सुक था। प्रणय क्यूरियसली आस्क्ड हिज फादर, प्रणय ने क्यूरियसली, जिज्ञासा से, उत्सुकता से अपने फादर से पूछा, पापा, वेयर डू बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव, कि ये बर्ड्स और एनिमल्स यानी कि जो पक्षी और जानवर होते हैं ये कहाँ रहते हैं। डू दे ऑल्सो हैव होम्स, क्या इनके भी घर होते हैं, यानी कि जैसे हमारे घर होते हैं क्या इनके भी घर होते हैं। इस तरह से प्रणय ने अपने फादर से क्यूरियसली, जिज्ञासा होकर के पूछा। तो अब देखिए उसके फादर ने क्या कहा। हिज फादर स्माइल्ड, उसके फादर मुस्कुराए, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, यस, हाँ। हाँ का मतलब कि हाँ, इन एनिमल्स के, इन बर्ड्स के भी घर होते हैं। एनिमल्स एंड स्मॉल क्रिएचर्स मेक देयर ओन होम्स, और उन्होंने क्या कहा कि ये जो एनिमल्स होते हैं, जो छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, ये भी अपना ओन होम्स, खुद का घर बनाते हैं। तो ये उसके फादर ने रिप्लाई किया। प्रणय थॉट एंड सेड, प्रणय ने सोचा और कहा, यस, ठीक है, बट डू दे यूज ब्रिक्स, वुड एंड सीमेंट टू बिल्ड हाउस लाइक वी डू। तो अब जब उसके फादर ने कहा कि ये जो एनिमल्स होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, ये अपना घर बनाते हैं, तो अब प्रणय ने सोचा, विचार किया कि क्या डू दे यूज ब्रिक्स, क्या ये ब्रिक्स का यानी कि ईंटों का यूज करते हैं, वुड लकड़ी का, एंड सीमेंट और सीमेंट का, टू बिल्ड हाउसेस घर बनाने के लिए, लाइक वी डू जैसा कि हम करते हैं, यानी कि जैसा हम हमारे घरों को बनाने के लिए ईंटें, सीमेंट, लकड़ी, इन सब का यूज करते हैं, तो क्या वैसे ही ये एनिमल्स, ये क्रिएचर्स भी अपने घर को बनाने के लिए ब्रिक्स का, वुड का, सीमेंट का यूज करते हैं। तो इस तरह से सोच करके प्रणय ने अपने फादर से पूछा। फादर, नो। तो अब इस बात पर फादर ने क्या कहा, नो, नहीं, यानी कि ये एनिमल्स इन सब चीजों का यूज नहीं करते हैं। दे यूज वॉट एवर materials they find around to build their houses,
और ये जो एनिमल्स होते हैं ये किन चीजों का यूज करते हैं? जो भी मटेरियल इनको मिल जाए, अपने चारों तरफ इनको जो सामान भी मिल जाता है ये उसको यूज करते हैं टू बिल्ड देयर हाउसेज, अपने घरों को बनाने के लिए। कम लेट्स वॉक अराउंड द फील्ड्स एंड सी विच क्रिएचर्स बिल्ड देयर हाउसेज एंड हाउ। कम लेट्स, आओ चलते हैं, वॉक अराउंड, वॉक करते हैं चारों तरफ, द फील्ड्स, खेत के, तो आओ चलो खेत के चारों तरफ घूमते हैं, एंड सी, और देखते हैं, विच क्रिएचर्स, कौन सा जीव जंतु, कौन सा प्राणी, बिल्ड देयर हाउसेज एंड हाउ, कि वह कौन सा प्राणी अपने घर को बनाता है और कैसे बनाता है। तो हम देखते हैं, चलो खेत पे चलते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा जीव, कौन सा प्राणी अपने घर को बनाता है और कैसे बनाता है। इस तरह से प्रणय के फादर ने अपने बेटे से कहा। प्रणय एंड हिज फादर रीच नियर ऑन ओल्ड खिजरी ट्री। प्रणय और उसके फादर पुराने ओल्ड खिजड़ी ट्री यानी कि पुराने खिजड़ी के पेड़ के पास में पहुंचते हैं। देयर अ स्पाइडर वॉज सिटिंग इन इट्स वेब, और वहां पर यानी कि खिजड़ी के ट्री पर उन्होंने क्या देखा कि एक स्पाइडर, एक मकड़ी, वॉज सिटिंग, बैठी हुई थी, इन इट्स वेब, अपने जाल में। तो स्पाइडर वेब बनाती है तो वही उसका घर होता है, तो स्पाइडर अपने वेब में बैठी हुई थी। एज सून एज, जैसे ही प्रणय सॉ इट, प्रणय ने उसे देखा, ही सैड इन सरप्राइज, तो उसने बहुत सरप्राइज से, बहुत आश्चर्य से कहा, पापा व्हाट इज द शाइनिंग थ्रेड, ये चमकता हुआ, शाइनिंग यानी चमकता हुआ, थ्रेड यानी धागा। तो उस स्पाइडर को देखते हुए प्रणय ने क्या कहा कि व्हाट इज द शाइनिंग थ्रेड, ये चमकता हुआ धागा क्या है, एंड हाउ कुड इट हैव बीन मेड, और यह किस तरह से बनाया जाता है, यह उसने अपने फादर से पूछा। फादर, तो अब देखिए फादर ने क्या रिप्लाई किया, सन दिस इज ए स्पाइडर्स वेब, तो बेटे यह स्पाइडर का, मकड़ी का जाल है। वेब यानी होता है जाल। द स्पाइडर्स वीव्स इट बाय टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड फ्रॉम इट्स माउथ, और इस वेब को, इस जाल को स्पाइडर वीव्स, स्पाइडर बुनती है, मकड़ी बुनती है, इट बाय टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड, सिल्क थ्रेड को, सिल्क के धागे को बाहर निकाल करके, फ्रॉम इट्स माउथ, अपने माउथ में से, अपने मुंह में से। तो उन्होंने बताया कि ये स्पाइडर किस तरह से इस जाल को बुनती है, तो उन्होंने क्या कहा कि स्पाइडर अपने मुंह में से सिल्क के थ्रेड को बाहर निकालती है और इसे बुनती है। प्रणय, इज दिस वेब अ होम फॉर ए स्पाइडर, तो अब प्रणय ने पूछा कि क्या यह वेब, क्या यह जाल स्पाइडर का घर है, मकड़ी का घर है। तो फादर सेड यस, फादर ने क्या कहा, हाँ, तो हाँ यह वेब मकड़ी का घर है। इट इज नॉट ओनली अ होम फॉर द स्पाइडर, और उन्होंने इसमें आगे और क्या बात बताई कि ये जाल, ये वेब केवल स्पाइडर के लिए होम ही नहीं है, घर ही नहीं है, बट ऑल्सो अ वे टू कैच इट्स फूड, बल्कि यह अपने खाने को, इट्स फूड यानी कि स्पाइडर का फूड, बल्कि इसके खाने को पकड़ने का भी यह एक तरीका है, एक वे है। When an insect और moth gets trapped in it, जब एक इंसेक्ट, कोई कीड़ा या मौत, मौत भी एक टाइप का कीड़ा ही होता है, तो जब कोई इंसेक्ट या मौत इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, इस वेब के अंदर, इस जाल के अंदर फंस जाता है, ट्रैप्ड यानी फंस जाना, तो जब कोई भी इंसेक्ट या मौत इस जाल में फंस जाता है, देन द स्पाइडर कैचेज इट एंड ईट्स इट, तब ये स्पाइडर क्या करती है, उसे पकड़ लेती है और उसे खा जाती है। तो इस तरह से ये वेब केवल स्पाइडर के लिए घर ही नहीं होता है, बल्कि उसको फूड भी प्रोवाइड करता है। प्रणय आस्क्ड क्यूरियसली, प्रणय ने बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत जिज्ञासा के साथ में पूछा, सो डज अ स्पाइडर ऑलवेज स्टे इन द सेम वेब, तो अब प्रणय ने बहुत जिज्ञासा के साथ में पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि एक स्पाइडर, एक मकड़ी हमेशा एक जैसे वेब में, एक ही जाल में रहती है, यानी कि उसे कोई दूसरा जाल बनाने की जरूरत नहीं होती है? इस तरह से प्रणय ने अपने फादर से पूछा। अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी है सर्च एक्टिविटी, यानी कि खोज करने वाली एक्टिविटी है। चिल्ड्रन, यू शुड ऑल्सो लुक फॉर स्पाइडर्स वेब्स अराउंड यू एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ वेब्स आर मेड बाय डिफरेंट स्पाइडर्स। तो बच्चों, आपको आपके चारों तरफ जो स्पाइडर्स के वेब्स हैं, जो मकड़ी के जाले हैं, उनको देखना चाहिए, एंड फाइंड आउट, और पता करना चाहिए,
What kinds of webs are made by different spiders? कि अलग अलग तरह की जो मकड़ियाँ होती हैं उनके द्वारा किस तरह से अलग अलग टाइप के वेब्स, अलग अलग टाइप के जाल बनाए जाते हैं, उनके बारे में आपको पता लगाना चाहिए। लुक एट स्पाइडर्स वेब केयरफुली। स्पाइडर के वेब को यानी कि मकड़ी के जाल को बहुत ध्यान पूर्वक देखो एंड ट्राई टू मेक इट्स स्ट्रक्चर, और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो आकृति है वेब की, उसको बनाने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके चारों तरफ जिस भी तरह की मकड़ी का जाला आप देखते हैं उसके बारे में आपको पता करना है कि क्या सभी तरह की स्पाइडर्स एक जैसा जाला बनाती हैं या अलग अलग तरह के स्पाइडर्स के जो वेब होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जिस भी मकड़ी का जाला आप देखें उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। उसके बाद में है थिंक एंड टेल, सोचिए और फिर बताइए। इफ द स्पाइडर्स वेब इज सो स्ट्रॉन्ग, यदि मकड़ी का जाला इतना ज्यादा मजबूत होता है, देन व्हाई डज इट ब्रेक, तब फिर ये टूटता क्यों है। और इसमें डू अदर एनिमल्स ऑल्सो मेक सच वेब्स लाइक होम्स, तो क्या अन्य दूसरे जो जानवर होते हैं वह भी वेब के जैसे, जाल के जैसा ही घर बनाते हैं? फाइंड आउट, पता करिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्पाइडर जो होती है वो वेब बनाती है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो दूसरे जानवर होते हैं क्या वो भी वेब के जैसा ही घर बनाते हैं, तो आप इसको पता करिए। अब चलिए हम इनका आंसर देखते हैं। तो स्टूडेंट, अब सर्च एक्टिविटी में कि डिफरेंट स्पाइडर्स मेक डिस्टिंक्ट वेब्स, अलग अलग टाइप की स्पाइडर अलग अलग तरह के वेब्स का, अलग अलग तरह के जाल का निर्माण करती हैं। फर्स्ट टाइप है राउंड वेब्स, गोल आकार का जाल। तो यह लार्ज सर्कुलर एंड स्टिकी ट्रैप्स, ये लार्ज होता है, सर्कुलर शेप में होता है, और स्टिकी ट्रैप्स, इसमें जो ट्रैप्स होते हैं पकड़ने वाला जो होता है ये स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। नेक्स्ट है टेंगल वेब्स, यानी कि उलझा हुआ वेब। मैसी irregular networks, also called cobwebs built in dark corners, और इसे cobwebs यानी कि मधुमक्खी का छत्ता भी कहते हैं, और ये अंधेरे जगहों पर बनाया जाता है। इनकी कोई स्पेशल शेप नहीं होती है, ये उलझा हुआ होता है, अस्त व्यस्त होता है। थर्ड टाइप है फनल वेब्स, मीन्स फनल के जैसे, एक कोन के जैसे, कीप के जैसे। फनल शेप्ड ट्रैप्स विद अ रिट्रीट एट द नैरो एंड। तो देखिए फनल शेप में क्या होता है, नैरो एंड, इनका जो बिल्कुल पतला एंड होता है उसके अंदर ये उसको ट्रैप करके रखते हैं। फोर्थ टाइप है शीट वेब्स। तो शीट वेब देखिए फ्लैट होता है, हॉरिजेंटल मैट्स ऑफ सिल्क, सिल्क की हॉरिजॉन्टल मींस धरती के साथ में इस तरह से मैट्स होती हैं। समटाइम्स बाउल शेप, और कभी कभी ये कटोरी के आकार का भी होता है। फिफ्थ है ट्यूबुलर वेब्स, नली के आकार के छत्ते। अलॉन्ग ट्री बेसिस और द ग्राउंड, तो जो ट्यूबुलर वेब्स होते हैं, ट्यूबुलर जाल होते हैं, ये पेड़ के बेस पर या फिर जमीन पर मिलते हैं। सिक्स्थ है ट्राइंगल वेब्स, यानी कि त्रिकोण आकार के जाल। स्लाइस ऑफ पिज्जा शेप्ड नेट्स, इनका जो आकार होता है ये पिज्जा के जैसा होता है। These different web types reflect varied strategies for catching prey. तो ये अलग अलग तरह के जो वेब होते हैं, जाल होते हैं, ये क्या बताते हैं कि उनकी अलग अलग टाइप की जो स्ट्रेटजीज है अपने प्रे को पकड़ने की, शिकार को पकड़ने की, एंड आर अडेप्टेड टू स्पेसिफिक हैबिटेट्स एंड स्पाइडर फैमिलीज, और विशेष प्रकार के वातावरण में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए और स्पाइडर की फैमिलीज को उसमें अडेप्ट करने के लिए, यानी कि वे जीवित बनी रहें, इस तरह से ये अलग अलग टाइप के स्पाइडर्स अपना वेब्स बनाती हैं। और यहाँ पर देखिए हमने जो स्पाइडर देखी है उसके लिए हम वेब इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। इसमें फर्स्ट है इफ द स्पाइडर्स वेब इज सो स्ट्रॉन्ग, यदि स्पाइडर का जाल इतना ज्यादा मजबूत होता है, देन व्हाई डज इट ब्रेक, तो फिर ये टूटता क्यों है। आंसर है इवन दो ईच स्ट्रैंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हालांकि हर धागा बहुत मजबूत होता है, फॉर इट्स साइज, अपनी साइज के हिसाब से, बट द वेब्स लार्ज एंड ओपन स्ट्रक्चर मेक इट सस्पेक्टेबल टू ब्रेकिंग, लेकिन जो वेब बहुत बड़ा होता है और ओपन स्ट्रक्चर, इसका खुला हुआ जो स्ट्रक्चर है वह इसको ब्रेकिंग करने के लिए, तोड़ने के लिए सस्पेक्टेबल बनाता है, यानी कि इसकी वजह से ये टूट जाता है। व्हेन अ लार्ज इनफ फोर्स इज अप्लाइड,
जब इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स, बहुत ज्यादा बल इसके ऊपर लगाया जाता है तो ये बड़ा होता है और ओपन स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से जो इसके स्ट्रैंड होते हैं, जो धागे होते हैं, वो टूट जाते हैं। थिंक एंड टेल में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू अदर एनिमल्स ऑल्सो मेक सच वेब्स लाइक होम्स? फाइंड आउट। तो क्या दूसरे एनिमल्स भी कुछ इसी तरह से वेब्स के जैसे, जाल के जैसा ही घर बनाते हैं? फाइंड आउट, उनके बारे में पता करिए। आंसर है यस, अदर एनिमल्स पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स ऑल्सो क्रिएट कॉम्प्लेक्स होम्स। तो हाँ, दूसरे एनिमल्स, दूसरे जानवर, विशेषकर इंसेक्ट्स, कीड़े, ये भी क्रिएट कॉम्प्लेक्स होम्स, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स घर बनाते हैं। दो नॉट एज कॉमनली एज स्पाइडर्स, हालांकि स्पाइडर के जैसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स में हम देखें अलग अलग टाइप के एनिमल्स के द्वारा किस तरह से उनके होम्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट है, मैनी कैटरपिलर्स स्पिन लार्ज वेब लाइक स्ट्रक्चर्स। बहुत सारे कैटरपिलर्स ऐसे होते हैं जो कि जाल के जैसा एक स्ट्रक्चर अपने चारों तरफ बुनते हैं। ओफन इन ट्रीज और इन प्लांट्स, विशेषकर ये ट्रीज पर या प्लांट्स पर बनाते हैं। टू फॉर्म प्रोटेक्टिव टेंट्स फॉर द डेवलपिंग लार्वा, और ये क्यों स्पिन करते हैं? क्योंकि अपने लार्वा के लिए एक प्रोटेक्टिव टेंट्स बनाते हैं, एक सुरक्षात्मक आवरण बनाने के लिए ये इस तरह का एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पर, सम मॉथ्स स्पिन सिल्क टू क्रिएट कोकून्स। कुछ मॉथ्स भी क्या होते हैं? ये कीड़े ही होते हैं, तो ये भी कोकून के जैसा ही एक सिल्क अपने चारों तरफ बुनते हैं। विच आर प्रोटेक्टिव केजिंग फॉर देयर प्यूपल स्टेज, जो कि उनकी प्यूपा वाली स्टेज के लिए एक प्रोटेक्टिंग केजिंग होती है, एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। नेक्स्ट है बीज में हनी बी, होम फ्लाइज, ये सब आ जाएगी, तो मक्खियां। एंड सम वास्प, और कीड़े, उड़ने वाले जो कीड़े होते हैं, प्रोड्यूस वैक्स फ्रॉम देयर बॉडीज, तो ये अपने शरीर से वैक्स निकालते हैं, मोम को निकालते हैं। एंड यूज इट टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स हाइव्स, और इसका यूज वे कॉम्प्लेक्स हाइव, कुछ बहुत ही मुश्किल भरा हुआ हाइव बनाते हैं, छत्ते का निर्माण करते हैं। जैसे हनी बी का हाइव हमने देखा है, वो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो किससे बनता है? ये अपनी बॉडी से वैक्स को प्रोड्यूस करती हैं और उससे अपने चारों तरफ हाइव का निर्माण करती हैं। विच सर्व एज होम्स फॉर एंटायर कॉलोनीज, जो कि पूरी कॉलोनीज के लिए, यानी कि जितनी भी मक्खियां, मधुमक्खियां सब होती हैं, ये उस वैक्सी होम के अंदर रहती हैं। फोर्थ है सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स में भी, कुछ पक्षियों में भी, लाइक बीवर बर्ड्स, जैसे कि बया पक्षी, आर नोन फॉर देयर इंट्रिकेट नेस्ट, तो यह भी अपने इंट्रिकेट विशेष प्रकार के घोंसले के लिए जानी जाती है। दैट आर वुवन फ्रॉम ट्विग्स एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स, और इस नेस्ट को यह ट्विग्स से, यानी कि तिनकों से और दूसरे प्राकृतिक पदार्थों से बुन करके बनाती है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के बर्ड्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स अपने घरों को कुछ अलग टाइप से बनाते हैं। तो अब देखिए फादर ने क्या जवाब दिया, नो मैनी स्पाइडर्स मेक न्यू वेब्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। उन्होंने क्या कहा कि बहुत सारी स्पाइडर्स जो होती हैं वो टाइम टू टाइम, समय समय पर नए वेब्स को, नए जाल को बनाती हैं, यानी कि वो पूरे जीवन पर्यंत एक जैसे जाल में नहीं रहती हैं, बल्कि बहुत सारी स्पाइडर्स ऐसी होती हैं जो टाइम टाइम पे अपना नया वेब बनाती हैं। सम स्पाइडर्स मेक राउंड वेब्स। अब यहाँ पर देखिए मकड़ियों के द्वारा जो जाले बनाए जाते हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, उनकी शेप के बारे में बताया है कि कुछ स्पाइडर्स ऐसी होती हैं जो कि गोल आकार का वेब बनाती हैं। सम मेक्स टनल लाइक वेब्स, और कुछ स्पाइडर्स ऐसी होती हैं जो कि टनल लाइक, यानी कि लंबाई में वेब को बनाती हैं, जाल को बनाती हैं। एंड सम मेक वेब्स विद स्ट्रेंज शेप्स, और कुछ मकड़ियां ऐसी होती हैं जो कि अजीब आकार का वेब बनाती हैं, यानी कि उनकी शेप को एक कुछ विशेष प्रकार का नाम देना पॉसिबल नहीं है, वो इर्रेगुलर शेप होती है, स्ट्रेंज शेप होती है, तो इस तरह का भी वेब बनाती है। आफ्टर गोइंग अ लिटिल फर्दर, थोड़ा बहुत आगे जाने के बाद, दे स्टॉप्ड नियर अ बुश, वे एक झाड़ी के पास में, बुश यानी झाड़ी, तो वे एक झाड़ी के पास में रुक गए। देयर वॉज अ कोकून हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच, और वहां पर एक कोकून था जो कि ब्रांच से, एक डाली से हैंगिंग हो रहा था, लटक रहा था। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, कोकून है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये कोकून है जो कि एक पेड़ की डाली से लटका हुआ है। तो कोकून क्या होता है,
ये बटरफ्लाई की, तितली की जो कैटरपिलर स्टेज होती है, जो लार्वा स्टेज होती है, उस स्टेज में वह इस कोकून में रहती है। तो कोकून एक आउटर कवरिंग होती है, एक शेल होता है जिसके अंदर तितली या बटरफ्लाई अपनी कैटरपिलर स्टेज में रहती है। और जब ये कैटरपिलर स्टेज से बड़ी हो जाती है तब ये इस कोकून को तोड़ करके बाहर एक बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के अंदर चेंज हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने एक कोकून को लटके हुए देखा। प्रणय सरप्राइजिंगली, प्रणय ने बहुत आश्चर्य के साथ में पूछा, बहुत ज्यादा वह आश्चर्यचकित था, पापा व्हाट इज दिस स्मॉल सिल्कन शेल, कि यह छोटा सिल्क के जैसा शेल क्या है। शेल मीन्स आउटर कवरिंग, आउटर लेयर। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को देख करके, इस आकृति को देख करके उसने अपने पापा से पूछा। I had seen something like this on the lemon plant at home too। और उसने क्या कहा कि इस तरह की ही एक चीज को मैंने अपने घर पर लेमन प्लांट, नींबू के पेड़ पर भी देखा था। फादर, तो अब फादर समझाते हैं, कहते हैं सन दिस इज अ कोकून, तो बेटे यह कोकून है। दिस इज मेड बाय द कैटरपिलर और लार्वा स्टेज ऑफ द बटरफ्लाई, और यह कैटरपिलर यानी कि लार्वा स्टेज ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की, तितली की, जब वह लार्वा स्टेज में होती है या फिर वह कैटरपिलर होती है तब उस समय में यह कोकून बनाया जाता है। यानी कि अपने चारों तरफ वो इस तरह की एक कवरिंग, एक लेयर बना लेती है जिसमें कि वह अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहती है और इसकी लार्वल स्टेज जो होती है वो डेवलप होती है। दिस इज देयर टेम्परेरी शेल और कॉर्नर, और यह जो शेल होता है, यह जो कोकून होता है, यह इसकी टेम्परेरी शेल होता है, टेम्परेरी इसके चारों तरफ ये स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये परमानेंट नहीं होती है। जब ये इसकी लार्वल स्टेज कंप्लीट हो जाती है तब ये इस शेल को तोड़ करके बाहर आ जाती है। तो इस तरह से इसके चारों तरफ जो शेल है यह कैसा है, टेम्परेरी शेल है। When they mature, जब ये मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, they transform into a beautiful butterfly, तब यह एक सुंदर सी बटरफ्लाई के अंदर चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस तरह से प्रणय के फादर ने प्रणय को समझाया। प्रणय विद सरप्राइज, प्रणय ने बहुत आश्चर्य से, ओ वाव, अरे वाह, इनकी यह समझ करके उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, बहुत ही मजा आया। इट मीन्स समथिंग इज चेंजिंग इनसाइड इट, और उस कोकून को देख करके वो क्या कहता है कि इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ चेंज हो रहा है। मीन्स इसके अंदर जो कैटरपिलर है, जो लार्वा है, वह बटरफ्लाई के अंदर चेंज हो रहा है। इस तरह से वह अपने फादर से पूछता है। चिल्ड्रन, तो अब बच्चों, लाइक प्रणय, प्रणय की तरह, वुड यू ऑल्सो लाइक टू सी एंड नो अबाउट थिंग्स मेड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। तो अब बच्चों, क्या आप भी प्रणय की तरह ही अलग अलग टाइप के एनिमल्स के द्वारा जो चीजें बनाई जाती हैं उनको देखना और उनके बारे में जानना पसंद करेंगे? कम, तो चलिए, लेट अस सर्च फॉर देम टुगेदर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए हम उन्हें अपने चारों तरफ जो सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे चारों तरफ का एरिया है, जो जगह है, उसमें हम पता करते हैं, उसमें हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स के द्वारा बनाया गया ये नेस्ट है। तो ये बया या बीवर बर्ड के द्वारा बनाया हुआ है नेस्ट। इसके अलावा ये देखिए ये जमीन पर ही बनाया हुआ है जो कि सैंड पाइपर या टिटहरी के द्वारा है। तो उसके द्वारा दिए गए ये अंडे हैं और ये अंडों से निकले हुए चिक्स हैं, चूजे हैं। तो इसी तरह से अलग अलग एनिमल्स के द्वारा बनाई गई चीजों के बारे में देखते हैं और समझते हैं। Some birds lay their eggs in a nest while some on the ground। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि अपने अंडों को नेस्ट में देती हैं, घोंसले में देती हैं, जबकि कुछ कैसी होती हैं कि वो जमीन पर ही अपने अंडे दे देती हैं। यानी कि ये पक्षी जमीन पर ही घोंसला बना लेते हैं और ये वहीं पर अपने अंडे दे देती हैं। A woodpecker makes nest by making holes in tree trunks। जो वुडपेकर होता है यानी कि कठफोड़वा पक्षी, यह क्या करता है, पेड़ के ट्रंक्स में यानी कि पेड़ के जो कोटर होते हैं उनमें होल करता है और वहां पर ही अपना नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है। तो इस तरह से जो कठफोड़वा पक्षी है, जो वुडपेकर बर्ड है, यह ट्री ट्रंक में होल करके नेस्ट को बनाता है। तो इसका मतलब वुडपेकर का नेस्ट अलग टाइप का है, उसको बनाने का तरीका अलग है। अब बया वीवर बर्ड मेक्स beautiful hanging nest for itself by collecting grass, leaves and straws।
अब बया बीबर, बया पक्षी जो होता है और इसको बीबर बर्ड भी कहते हैं, यानी कि बुनने वाली चिड़िया। मेक्स अ ब्यूटीफुल हैंगिंग नेस्ट, तो यह एक लटकता हुआ बहुत ही सुंदर नेस्ट बनाती है। फॉर इटसेल्फ, अपना आप से। बाय कलेक्टिंग ग्रास, और किस तरह से बनाती है? ग्रास को इकट्ठा करके, लीव्स को और स्ट्रॉस को और तिनकों को, इन सबको ये इकट्ठा करके एक बहुत ही सुंदर लटकता हुआ नेस्ट बनाती है। यहाँ देखिए पिक्चर में भी दे रखा है, ये देखिए, ये बया बीबर बर्ड के द्वारा बनाया हुआ नेस्ट है। तो इस तरह से ये हैंगिंग करता हुआ नेस्ट बनाती है। अ सैंडपाइपर और टिटहरी मेक्स अ नेस्ट बाय कलेक्टिंग स्मॉल पेबल्स एंड स्टोन्स ऑन द ग्राउंड, और एक सैंडपाइपर या टिटहरी जो होती है वह पेबल्स को, स्मॉल पेबल्स को, छोटे छोटे कंकड़ों से या पत्थरों से जमीन पर ही उनको इकट्ठा करके अपना नेस्ट बनाती है, अपना घर बनाती है। जैसा कि देखिए, ये देखा हमने, ये टिटहरी या सैंडपाइपर के द्वारा बनाया हुआ नेस्ट है, जिसमें कि वो क्या करती है? स्मॉल पेबल्स को, स्टोन्स को इकट्ठा करती है और एक नेस्ट बना लेती है और उसमें ही अपने अंडे देती है। तो इस तरह से अलग अलग बर्ड्स के नेस्ट बनाने के तरीके अलग अलग हैं। एक्टिविटीज फॉर एक्सप्लोरेशन, अब हमें एक्सप्लोर करने के लिए, खोजने के लिए एक्टिविटी करनी है। हैव यू ऑल्सो सीन अ बर्ड्स नेस्ट अराउंड योर होम और इन द फील्ड्स, तो क्या आपने कभी आपके घर के या खेत के चारों तरफ बर्ड्स के नेस्ट को देखा है? चिड़ियों के घोंसलों को देखा है या पक्षियों के घोंसले को आपने देखा है? डू ऑल बर्ड्स मेक अ सिमिलर नेस्ट, तो क्या सभी जो पक्षी होते हैं वो एक जैसा ही घोंसला बनाते हैं? ऑब्जर्व बर्ड्स नेस्ट अराउंड योर स्कूल, हाउस और इन द फील्ड, अब आपके घर के, आपके स्कूल के या कोई फील्ड, कोई खेत के चारों तरफ आप पक्षियों के घोंसलों को ऑब्जर्व करिए, उन्हें बहुत ध्यान से आप देखिए। एंड कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन, और वहां से आप कुछ जानकारी इकट्ठा करिए, कुछ सूचना आप एकत्रित करिए। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो, और जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा करते हैं उसके आधार पर आपको जो नीचे टेबल दी गई है उसको फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम टेबल देखें, इसमें हमसे किस तरह की इंफॉर्मेशन मांगी है। तो देखिए टेबल में है नेम ऑफ बर्ड, पक्षी का नाम, यानी कि जब आप अपने चारों तरफ स्कूल के या घर के या किसी फील्ड के चारों तरफ देखते हैं कि किस पक्षी ने कैसा घोंसला बना रखा है, तो सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ बर्ड, उस पक्षी का नाम। देन है हाउ नेस्ट वॉज बिल्ड, ये घोंसला किस तरह से बना हुआ है, यानी कि इस नेस्ट की शेप क्या है, आकृति कैसी है, ये आपको लिखनी है। व्हाट मटेरियल इज यूज्ड, इस नेस्ट को बनाने में, घोंसले को बनाने में किस तरह के सामान का यूज किया गया है। और आगे है इसमें कॉलम कि वेयर वॉज सीन, यानी कि इस नेस्ट को, इस घोंसले को आपने कहाँ देखा? ऑन ट्री, पेड़ के ऊपर, ऑन लैंड, जमीन के ऊपर, या फिर एट वॉल, दीवार में। तो आपने घोंसले को कहाँ देखा वह आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पर इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ बर्ड में जो अपने बर्ड देखी, स्पैरो। हाउ नेस्ट वॉज बिल्ड, नेस्ट की शेप कैसी थी, कप शेप या वेब टाइप। व्हाट मटेरियल इज यूज्ड, यानी कि इस नेस्ट को बनाने में किस तरह के मटेरियल का यूज किया गया था, कॉटन, स्ट्रिंग्स, फेदर्स एंड ड्राइड ग्रासेस। वेयर वॉज सीन, इस नेस्ट को हमने कहाँ देखा, तो इसके लिए देखिए हम इन कैविटीज एंड इन होल्स ऑफ अ ट्री, सर्विक्सेज ऑफ बिल्डिंग्स, वॉल्स। कैविटीज में मीन्स दरारों में, होल्स ऑफ अ ट्री पेड़ों के जो खोल होते हैं, कोटर होते हैं उनमें, और दीवारों की, जो बिल्डिंग्स की दीवारें हैं उनकी दरारों में। नेक्स्ट वर्ड पिजन, कबूतर। हाउ नेस्ट वॉज बिल्ड, तो इसकी शेप कैसी थी, डिश शेप्ड, यानी कि थाली या तस्तरी के जैसा, या फिर ओपन, खुला हुआ। व्हाट मटेरियल इज यूज्ड, किस तरह का मटेरियल यूज किया गया था, तो देखिए स्मॉल ट्विग्स, ड्राई लीव्स एंड स्ट्रॉ, छोटे छोटे ट्विग्स थे, तिनके थे, सूखी पत्तियां थी और कुछ स्ट्रॉ थे, छोटी छोटी सी तिनके या लकड़ियां थी। वेयर वॉज सीन, कहाँ देखा गया था, तो देखिए कबूतर के जाल को, कबूतर के नेस्ट को हमने देखा इन स्काईलाइट्स ऑफ हाउसेज, यानी कि घर के जो रोशनदान होते हैं वहां पर, ऑन ट्री ब्रांचेज, और पेड़ों की शाखाओं पर। अब नेक्स्ट वर्ड है टेलर बर्ड। अब देखिए टेलर बर्ड का जो नेस्ट है वो किस शेप का है,
अ पाउच और क्रेडल शेप, एक पाउच के एक थैले के जैसा या फिर क्रेडल शेप में यानी कि बोट शेप या बेलन के जैसी शेप। किस मटेरियल से बना हुआ है? तो देखिए, बाय सीइंग लीव्स टुगेदर विद प्लांट फाइबर्स और स्पाइडर सिल्क क्रिएटिंग अ हिडन सिक्योर प्लेस फॉर एग्स। तो जो टेलर बर्ड का नेस्ट है वह पत्तियों को आपस में सिल करके और जो कि सिलते हैं वो प्लांट के फाइबर से और स्पाइडर की सिल्क से पत्तियों को आपस में सिल करके बनाती है, क्रिएटिंग अ हिडन सिक्योर प्लेस फॉर एग्स। और इससे वह एग्स के लिए, अंडों के लिए एक बहुत सिक्योर और हिडन प्लेस क्रिएट करती हैं, बनाती है। टेलर बर्ड के नेस्ट को कहाँ देखा? तो इसके लिए देखिए हम लिखेंगे ऑन ट्री, पेड़ों के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है मैना। तो मैना के जो बर्ड है उसका नेस्ट का शेप कैसा है? अ लार्ज मैसी कप शेड, एक बड़ा सा अस्त व्यस्त कप शेप की जैसी इसकी आकृति होती है, स्ट्रक्चर होता है। किस मटेरियल से बना हुआ होता है? तो देखिए, ग्रास, ट्विग्स, रूट्स यानी कि जड़ें भी काम में लेती हैं, लीव्स एंड इवन ह्यूमन मेड रबिश, और यहाँ तक मनुष्य के द्वारा जो कचरा इकट्ठा किया जाता है उससे भी ये अपना नेस्ट बना लेती हैं। कहाँ पर देखा? तो इसके लिए हम लिखेंगे ट्री कैविटीज, पेड़ों के खोल में, सर्विसेज इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स की दरारों में, एंड डेंस फॉलिएज, और घनी जो पत्तियां पड़ी रहती हैं पेड़ पौधे, वहां पर ही अपना घोंसला बनाती हैं। तो इस तरह से अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर, अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। इफ बर्ड्स डू नॉट गेट अ प्लेस टू बिल्ड देयर नेस्ट, यदि बर्ड को अपना घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं मिलती है, देन वेयर विल दे लिव, तब वे कहाँ रहेंगी? और है कि कैन यू हेल्प द बर्ड्स टू बिल्ड देयर नेस्ट, तो क्या आप पक्षियों की उनका घोंसला बनाने में मदद कर सकते हैं? तो चलिए इन दोनों एक्टिविटीज का आंसर देखते हैं। तो थिंक एंड राइट में फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बर्ड को अपना घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो फिर वो जिंदा रहने के लिए या रहने के लिए क्या करेंगी? बर्ड्स वुड फाइंड लाइफ वेरी डिफिकल्ट, तो बर्ड्स को अपना जीवन बहुत ही ज्यादा मुश्किल में लगेगा, उनका जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इफ दे कुडंट फाइंड अ नेस्टिंग प्लेस, यदि उन्हें नेस्ट बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए वो जगह नहीं ढूंढ पाती हैं तो उनके लिए लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। हाउएवर, हालांकि, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, दे कैन फाइंड शेल्टर इन ट्री हॉलोज, तो वे ट्री हॉलोज, पेड़ों के जो कोटर होते हैं वहां पर आश्रय ढूंढ सकती हैं, बुशेज, झाड़ियों में, और अदर नेचुरल प्लेसेस इन नेचर, और नेचर में जो दूसरे प्राकृतिक जगह हैं वहां पर वो अपना शेल्टर, अपना आश्रय ढूंढ सकती हैं। दे कैन ऑल्सो फाइंड शेल्टर इन मैनमेड स्ट्रक्चर्स, इसके अलावा मनुष्य के द्वारा जो जगह बनाई गई हैं, स्ट्रक्चर्स बनाई गई हैं, वहां पर भी वो अपना आश्रय ढूंढ सकती हैं। सच एज, जैसे कि क्रैक्स इन रूफ्स और वॉल्स, जैसे कि छतों में या दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं, दरार आ जाती हैं, और इन पेपर बॉक्सेस, या फिर कागज के जो बॉक्स होते हैं उनमें भी ये अपना आश्रय ढूंढ सकती हैं, यानी कि यहाँ पर भी ये अपना नेस्ट बना सकती हैं। नेक्स्ट है कि आप बर्ड्स की उनका नेस्ट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो यस, वी कैन हेल्प देम बाय नॉट डिस्टर्बिंग व्हाइल दे आर बिल्डिंग देयर नेस्ट। तो हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि जब वो अपना नेस्ट बना रही हैं तब हम उनको डिस्टर्ब ना करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। एंड बाय लीविंग द मटेरियल्स दे नीड टू बिल्ड देयर नेस्ट, और उन सामानों को छोड़ करके जो कि उनको नेस्ट बनाने में, अपना घोंसला बनाने के लिए जरूरी होते हैं, ऐसे सामानों को छोड़ करके, जैसे कि कॉटन, स्टिक्स और ड्राई ग्रास और सूखी हुई घास को, आउट इन द ओपन, बाहर खुले में, इन सब सामानों को छोड़ करके भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। प्लांट ट्रीज, प्लांट्स एंड ग्रास इन आवर होम, और अपने घर पर हम ट्रीज को, प्लांट्स को और ग्रास को ग्रो करके, उगा करके, सो दैट दे कैन इजिली गेट द नेसेसरी मटेरियल फॉर मेकिंग अ नेस्ट, जिससे कि उन्हें अपने नेस्ट को बनाने के लिए जो जरूरी सामान है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो इसीलिए जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं और ग्रास है उसको अपने घर पे उगा करके भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। हैव यू एवर सीन एंट हिल्स नियर योर हाउसेज और योर स्कूल? तो क्या आपने कभी अपने घर या स्कूल के आसपास में
एंट हिल्स को देखा है, चींटियों के पहाड़ को देखा है। एंट्स मेक्स होल्स इन द सॉइल। एंट्स यानी कि चींटियां सॉइल में, मिट्टी में होल्स बनाती हैं। होल्स मीन्स होता है स्मॉल ओपनिंग या छेद। तो चींटियां मिट्टी में होल्स बनाती हैं एंड लिव इन देम, और इन होल्स में रहती हैं। वेयर दे स्टोर देयर फूड एंड एग्स, जहां पर कि ये अपने फूड को और अपने एग्स को स्टोर करके रखती हैं। यानी कि जब कभी भी हम मिट्टी खोदते हैं तो हम देखते हैं ना, कई बार बहुत सारी चींटियों के अंडे निकलते हैं, तो वो क्या होता है, इसी तरह से ये जो एंट्स होती हैं, चींटियां होती हैं, ये मिट्टी के अंदर अपने अंडों को, अपने खाने को, अपने भोजन को इकट्ठा करके रखती हैं। एंट हिल्स लुक सिंपल फ्रॉम आउटसाइड। ये जो चींटियों के पहाड़ होते हैं, एंट हिल्स होते हैं, ये बाहर से देखने पर बिल्कुल सिंपल लगते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये देखिए, ये क्या है, एंट हिल्स है, हिल की शेप में होते हैं इसलिए एंट हिल्स है। तो बाहर से देखने पर तो ये बिल्कुल सिंपल लगते हैं, बट दे आर डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेज इनसाइड। लेकिन अंदर से ये बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड होते हैं, बहुत सारी शाखाओं में ये बटे हुए रहते हैं। जैसे ये स्मॉल ओपनिंग हो गई, होल हो गया, और उसके बाद देखिए ये यहाँ से डिवाइड हो गया, उसके बाद में फिर ये डिवाइड हो गया, आगे जाके फिर डिवाइड हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होते हैं। ऊपर सिर्फ ये एक ओपनिंग होती है। और ये देखिए, ये एंड्स हैं जो कि एक लाइन में, एक सीधी लाइन में चलती हैं और ग्रुप में रहती हैं, ये इनकी क्वालिटी होती है। डू यू वॉन्ट टू नो अदर एनिमल्स लाइक एंड्स मेक बरोज और डेंस टू लिव इन? तो क्या आप और भी दूसरे जानवरों के बारे में जानना चाहते हैं जो कि चींटी के जैसे ही अपने लिए बरोज यानी कि बिल और डेंस, डेंस यानी होता है माद, टू लिव इन रहने के लिए बनाते हैं? तो क्या आप ऐसे ही दूसरे जानवरों के बारे में जो कि बिल या माद बना करके रहते हैं चींटी के जैसे ही, तो क्या आप उनके बारे में जानना चाहते हैं? इफ यस, यदि हाँ, देन फॉर दैट, तो फिर इसके लिए वी हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व द प्लेसेस अराउंड स्कूल एंड होम। तो फिर हमें क्या करना होगा कि हमारे स्कूल और हमारे घर के चारों तरफ जो जगह है वहां पर हमें बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत केयरफुली उन जगहों को हमें ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि हमें बरोज और डेंस को ढूंढना है, उनको खोजना है। विच एनिमल्स हाउसेज हैव यू सीन दैट आर लाइक बरोज और डेंस इन द सॉइल? तो आपने किस एनिमल के घर को मिट्टी में बिल या डेंस के जैसे देखा है? राइट द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स हेयर। तो उन एनिमल्स के नाम आपको लिखने हैं जिनके घर बिल या माद होते हैं। तो देखिए, ऐसे 4 एनिमल्स के नाम हमको लिखने हैं। तो देखिए, फर्स्ट है रेट, रेट बरो बना के रहता है, बिल बना के रहता है। नेक्स्ट है श्रू, श्रू मीन्स छुछंदर। मैंगूस मीन्स नेवला, और हम रब दे सकते हैं नाम रैबिट, रैबिट भी बिल बना के रहता है। तो इस तरह से ये वे सभी एनिमल्स हैं जो कि मिट्टी में बिल या माद बना करके रहते हैं। In this lesson, we learned that different kinds of creatures make houses of different shape. तो इस लेसन में हमने क्या सीखा कि अलग अलग टाइप के जीव जंतु अलग अलग टाइप का घर बनाते हैं, उनकी शेप अलग होती है। तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसा उन्हें चाहिए, जैसा मटेरियल उनके पास में अवेलेबल होता है, उसके आधार पर वो अलग अलग टाइप के जंतु, अलग अलग टाइप का हाउस, अपना घर बनाते हैं। जैसे हमने क्या देखा कि स्पाइडर में वेब्स, मकड़ियां जाला बनाती हैं। और क्या देखा हमने कि कोकून ट्रांसफॉर्म इनटू बटरफ्लाई, कोकून बटरफ्लाई के अंदर चेंज हो जाता है। एंड्स लिव इन एंट हिल्स, एंड्स जो होती हैं वो एंट हिल्स का निर्माण करती हैं अपने रहने के लिए, अपने एग्स के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा बर्ड्स मेक नेस्ट, जो पक्षी होते हैं वो घोंसला बनाते हैं। तो अलग अलग टाइप के एनिमल्स, क्रिएचर्स अलग अलग टाइप का घर बनाते हैं। सो ऑन दिस बेसिस, तो इस आधार पर, यानी कि जो हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स का घर बनाते हैं, तो इस आधार पर कैन वी से, क्या हम ये कह सकते हैं दैट ऑल दीज क्रिएचर्स आर नेचुरल इंजीनियर्स, कि ये सभी जो क्रिएचर्स हैं, ये जो सभी जीव जंतु हैं, ये नेचुरल इंजीनियर्स हैं, ये प्राकृतिक रूप से इंजीनियर हैं, क्योंकि इन्होंने अपने घर को प्रकृति के द्वारा उपलब्ध जो चीजें थी, इनके आसपास जो मटेरियल था, उससे उन्होंने इनको अपने घर को बनाया है। तो क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल इंजीनियर हैं, ये प्राकृतिक इंजीनियर हैं? तो क्या हम कह सकते हैं? तो देखिए, इसके आंसर में हम लिखेंगे यस, यस ऑन द बेसिस एज अबव। तो हाँ,
ऊपर दिए गए बेसिस के आधार पर वी कैन से दैट ऑल दीज क्रिएचर्स आर नेचुरल इंजीनियर्स। तो हम ऊपर दिए गए आधारों पर हम कह सकते हैं कि ये जो सभी क्रिएचर्स हैं वो नेचुरल इंजीनियर हैं, प्राकृतिक इंजीनियर हैं। अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है प्रोजेक्ट वर्क। आर यू रेडी टू डिस्कवर आर्ट वर्क्स एंड होम्स मेड बाय दीज क्रिएचर्स अराउंड योर होम एंड स्कूल। तो क्या आप अपने घर और अपने स्कूल के चारों तरफ ये जो क्रिएचर्स हैं इनके द्वारा बनाया गया आर्ट वर्क या फिर इनके घरों के बारे में डिस्कवर करना, उनके बारे में खोजना करने के लिए आप तैयार हैं? नेक्स्ट है कि यू शुड ऑब्जर्व इनसाइड योर हाउस on the walls, around the plants, in bushes and on bare grounds and discuss about such shapes with elders and record the information in a table। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने घर में ऑब्जर्व करना चाहिए, यानी कि जब आप इस आर्ट वर्क को, इन घरों को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने घर, दीवारों पर या फिर प्लांट्स के चारों तरफ, बुशेज में या फिर खाली पड़े हुए ग्राउंड्स पर आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए। एंड डिस्कस अबाउट सच शेप्स विद एल्डर्स, और इस तरह की जो शेप्स हैं, जो आकार हैं, आकृतियां हैं, उनके बारे में आपको अपने बड़ों से डिस्कस करना चाहिए। एंड रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन अ टेबल, और जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको आपको टेबल में रिकॉर्ड करना है। इस टेबल को आपको अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पर भरना है। तो चलिए पहले इस टेबल को देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले है नेम ऑफ द क्रिएचर, यानी कि जो भी प्राणी, एनिमल आपने देखा उसका नाम लिखना है। फिर उसके बाद में क्या वह नेस्ट में रहता है या फिर हाउस, बरो यानी बिल में, डैन यानी माद में, या फिर वह कोकून में रहता है, या फिर इनमें से दिए गए किसी भी तरह का घर उसका नहीं है, उसका घर कुछ अदर टाइप का है, कुछ और है, तो फिर हम उसको अदर में रखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम देखें स्पाइडर का, हमने देखा तो स्पाइडर के लिए हमने नाम लिखा स्पाइडर, और स्पाइडर के लिए जो घर है वो क्या होता है, देखिए इनमें से कोई सा भी घर उसका नहीं है। अब हम उसको लिखेंगे अदर में, क्योंकि स्पाइडर वेब बना के रहती है, जाल बना के रहती है। नेक्स्ट एनिमल एंट्स। तो एंट्स देखिए कहाँ रहती हैं, बरो में रहती है, बिल बना के रहती हैं, तो बरो में हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए जो घर होता है वो क्या होता है, कोकून होता है, तो कोकून के नीचे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है रैट। रैट कहाँ रहता है, बिल में रहता है, तो बरो के नीचे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है रैबिट। रैबिट कहाँ रहता है, बरो में रहता है, बिल बना के रहता है, तो इस तरह से बरो के नीचे टिक कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्पैरो यानी चिड़िया। तो ये देखिए नेस्ट बना के रहती है, तो नेस्ट के नीचे टिक कर देंगे। आगे है लॉयन। लॉयन कहाँ रहता है, डैन में रहता है, माद में रहता है, गुफा में रहता है, तो इस तरह से डैन के नीचे टिक कर देंगे। आगे है बियर यानी भालू। भालू कहाँ रहता है, ये भी डैन में रहता है, तो डैन के नीचे टिक कर देंगे। तो इस तरह से इन क्रिएचर्स को, इन एनिमल्स को, इनके रहने वाले जगह या इनके द्वारा जो घर बनाए जाते हैं उसके आधार पर हम इनको टिक करेंगे, इनको देखेंगे कि ये कहाँ पर रहते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। डिस्कस इन ग्रुप्स एंड राइट डाउन। अब आपको ग्रुप में डिस्कशन करना है, बातचीत करनी है और उसे फिर लिखना है। तो देखिए टॉपिक क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंट क्रिएचर इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में अलग अलग तरह के जीव जंतुओं का, अलग अलग तरह के प्राणियों का क्या रोल है, क्या उनकी भूमिका है। तो इसके ऊपर आपको ग्रुप में डिस्कशन करना है और फिर आपको लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट इम्पैक्ट विल बी द एब्सेंस ऑफ एनिमल्स हैव ऑन द एनवायरमेंट। और जो एनिमल एब्सेंट हैं, जिन एनिमल्स की उपस्थिति नहीं है, उनका पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव होगा, ये हमें डिस्कस करना है और इसको लिखना है। तो अब हम इनका एक एक करके दोनों का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले कि अलग अलग डिफरेंट क्रिएचर्स का हमारे जीवन में क्या रोल है। एनिमल्स प्रोवाइडर्स। एनिमल्स हमें देते हैं, यानी कि एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, फूड, क्लोथिंग एंड एनर्जी, यानी कि भोजन, कपड़े और ऊर्जा मिलती है। हेल्प मेंटेन नेचुरल बैलेंस, और जो हमारी प्रकृति का बैलेंस है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर। ट्रांसपोर्टेशन में और एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में मीन्स जैसे कि बैलगाड़ी होती है, ऊंट गाड़ी होती है, तो ये हमें हेल्प करते हैं। डी है आर यूजफुल इन रिसर्च
यानी कि ये जो एनिमल्स होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, ये रिसर्च में यूजफुल होते हैं एंड दे प्रोवाइड इमोशनल एंड सोशल बेनिफिट्स। और इसके अलावा ये हमें इमोशनल यानी कि भावनात्मक और सोशल यानी कि सामाजिक बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। दे आर ऑल्सो डीपली कनेक्टेड टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी। और इसके अलावा ये बहुत गहराई के साथ में हमारे पर्यावरण को बनाए रखने के लिए और हमारे मानव की संस्कृति और आध्यात्मिकता के साथ में भी बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि यदि एनिमल्स एब्सेंट हो जाएंगे, एनिमल्स की उपस्थिति नहीं होगी, तो पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव होगा। विदाउट एनिमल्स, एनिमल्स के बिना द इकोसिस्टम ऑफ द एनवायरमेंट विल कंप्लीटली डिस्टर्ब। तो एनवायरमेंट का, हमारे पर्यावरण का जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ पोर्टेबल वाटर, और इससे क्या होगा, जो पीने का पानी है उसकी कमी हो जाएगी। लैक ऑफ प्योर एयर, स्वच्छ हवा की कमी होगी। फूड क्राइसिस, भोजन की कमी हो जाएगी। सॉइल इनफर्टिलिटी, मिट्टी में जो उपजाऊपन है वह कम हो जाएगा। इंक्रीज इन फ्लड्स एंड ड्रॉट, और फ्लड्स यानी कि बाढ़ और सूखा बढ़ेगा। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड इनक्योरेबल डिजीज, और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा और ऐसी बीमारियां जो कि इनक्योरेबल होंगी, जिन्हें कि ठीक नहीं किया जा सकता है, इस तरह की बीमारियां बढ़ेंगी। एनिमल्स मेंटेन द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, और एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साइकिल को मेंटेन करके रखते हैं। पॉलिनेट, परागण करते हैं। एनरिच द सॉइल, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विदाउट देम, और इनके बिना, यानी कि इन एनिमल्स के बिना लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, लाइफ असंभव होगी, जीवन असंभव होगा। प्रोजेक्ट वर्क, एक्सप्लोर नेचुरल स्ट्रक्चर्स अराउंड योर हाउस और स्कूल। अब आपको अपने घर या स्कूल के चारों तरफ जो नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में खोजना है, पता करना है। नेचुरल स्ट्रक्चर्स यानी कि जो नेचर के द्वारा बनाए हुए होते हैं, ऐसी आकृतियां, ऐसी आपको शेप्स के बारे में पता करना है। तो नेचुरल स्ट्रक्चर्स जैसे कि नदी, पेड़, पहाड़, जंगल, इस तरह से। नेक्स्ट है प्रेजेंट योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिपोर्ट, पिक्चर और मॉडल्स। और जो कुछ भी आपको नेचुरल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, एक्सप्लोर आप करते हैं, उसे आपको रिटन रिपोर्ट यानी कि लिखित रिपोर्ट में, या फिर उसकी पिक्चर बना के, या फिर कोई उसका मॉडल बना करके आपको प्रेजेंट करना है। तो अब इसके लिए देखिए हम रिटन रिपोर्ट किस तरह से तैयार कर सकते हैं। नेचुरल स्ट्रक्चर्स आर दोज क्रिएटेड बाय नेचर। तो नेचुरल स्ट्रक्चर, प्राकृतिक रचनाएं, संरचनाएं वे होती हैं जो कि नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाई जाती हैं। दे कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो अब ये संरचनाएं कई प्रकार की हो सकती है, यानी कि प्रकृति बहुत सारी चीजों को बनाती है, तो उस आधार पर ये कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि ग्रासलैंड्स यानी कि घास के मैदान, बुशेज, झाड़ियां, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, और अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे, ये सभी नेचर के द्वारा बनाए हुए होते हैं। नेक्स्ट है इन अ माउंटेनियस रीजन। पहाड़ी वाले क्षेत्रों में अगर हम देखें तो एरियाज विद स्मॉल हिल्स और एलिवेशंस, छोटे पहाड़ और एलिवेशंस मीन्स उभार यानी कि पठार या पहाड़, ये सारे भी नेचर के द्वारा बनाए हुए होते हैं। नेक्स्ट है इन द प्लेन्स, और मैदानों में अगर हम देखें तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड, बहुत विस्तार रूप से फैली हुई कृषि की जमीन, एंड लार्ज ओपन फील्ड्स, और खुले हुए जो मैदान हैं, ये सारे भी नेचर के द्वारा बनाए हुए होते हैं, यानी कि ये सभी नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट है रिवर्स, पॉन्ड्स और अदर स्मॉल वाटर बॉडीज, नदियां, तालाब और दूसरे छोटे वाटर बॉडीज, ये सभी वाटर बॉडीज दैट प्रोवाइड लाइफ टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि प्लांट्स को, एनिमल्स को जीवन देते हैं, ये सारे भी नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नेचर के द्वारा बने हैं। नेक्स्ट है एयर इज अ नेचुरल एलिमेंट। एयर क्या है, हवा क्या है, प्राकृतिक तत्व है, प्रकृति ने बनाया है। दैट हेल्प्स लिविंग बीइंग्स ब्रीथ, जो कि जीवित रहने वाले प्राणियों को सांस लेने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है सन, मून, स्टार्स, स्काई, अर्थ, ओशन।
ये सब क्या है? ये सारे नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं, प्राकृतिक संरचना है जो कि हमारी प्रकृति ने स्वयं बनाई है। इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है। रोल ऑफ क्रिएचर्स, जो प्राणी होते हैं, जो जीव जंतु होता है, इनका क्या रोल है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एनवायरनमेंट में। यानी कि यदि ये जीव जंतु हमारे एनवायरनमेंट में ना होंगे, इनकी एब्सेंस हो जाएगी, तो इनका हमारे ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इन दिस लेसन वी लर्न इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट। तो इस लेसन में हमने क्या पढ़ा कि इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल्स जो रैंक करके चलते हैं, क्रीपर्स, तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये सभी हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ स्टोरी, और इसको चलिए एक स्टोरी के द्वारा समझते हैं। देयर वॉज ए स्मॉल फॉरेस्ट एंड पॉन्ड नियर द निभी विलेज। तो निभी गांव के पास में एक फॉरेस्ट, एक छोटा सा फॉरेस्ट और एक तालाब था। In the forest, leopard, elephant, snake, lizard, tortoise and many other animals lived. और जंगल में जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो उसमें लियोपर्ड, एलिफेंट, स्नेक, सांप, लिजार्ड, छिपकली, टॉर्टोइस, कछुआ और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। अ क्रोकोडाइल नेम्ड मकर, एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ जिसका कि नाम मकर था, ऑल्सो लिव्ड इन दिस फॉरेस्ट, तो वह भी इस फॉरेस्ट में, जंगल में रहता था। He was very powerful, वह बहुत शक्तिशाली था, and was the leader of all reptiles, और जितने भी रेप्टाइल्स थे, रैंक करके चलने वाले जो जीव थे, उनका वह लीडर था, नेता था। All the animals obeyed him out of fear, और जो सारे जानवर थे वो उसकी आज्ञा को मानते थे आउट ऑफ फियर, डर के कारण, क्योंकि वह बहुत ज्यादा पावरफुल था। One day, मकर felt that the turtles are too slow and foolish. तो एक दिन मकर ने सोचा, उसने यह महसूस किया कि जो टर्टल्स हैं, जो कछुए हैं, वो बहुत स्लो, बहुत धीमे हैं और फुलिश है, मूर्ख हैं। इस तरह से एक दिन मकर ने सोचा। सो ही ऑर्डर्ड देम टू लीव द फॉरेस्ट, तो इसलिए उसने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, देम उनको, टर्टल्स को, टू लीव द फॉरेस्ट, की वो जंगल को छोड़ दें। एंड स्टॉप्ड देम फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ रेप्टाइल्स, एंड स्टॉप्ड देम, और उनको रोक दिया, फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स की, इन क्रीपर्स की जो मीटिंग हो रही थी उसको अटेंड करने से, उसमें आने से भी उन्हें रोक दिया। इस तरह का उसने ऑर्डर दिया। द टर्टल्स लेफ्ट द फॉरेस्ट, कछुओं ने जंगल को छोड़ दिया। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, विदाउट देम, उनके बिना, यानी कि टर्टल्स के बिना, कछुओं के बिना, द फॉरेस्ट बिगेन टू स्मेल ऑफ रोटन फ्रूट्स एंड डेड फिश। तो फॉरेस्ट में क्या हुआ, रोटन फ्रूट्स यानी कि जो सड़े हुए फ्रूट्स थे उनकी स्मेल, उनकी दुर्गंध, एंड डेड फिश, और मछली, मरी हुई मछलियों की दुर्गंध फैलना शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गई? क्योंकि कछुए सारे चले गए थे, तो कछुए जो थे वो रोटन फ्रूट्स को और डेड फिशेस को खा जाते थे। अब कछुए है नहीं तो इनको कौन खाएगा, तो इसकी वजह से जंगल में इन सड़े हुए फ्रूट्स की, डेड फिश की जो स्मेल थी वो फैलना शुरू हो गई। इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, मकर ड्रोव अवे ऑल द स्नेक्स बाय सेइंग दैट दे लुक्ड वेट एंड अगली। और अगले महीने मकर ने सारे स्नेक्स को, सारे सांपों को ड्रोव अवे, बाहर निकाल दिया, बाय सेइंग, यह कहते हुए, दैट दे लुक्ड वेट एंड अगली, और क्या कहते हुए निकाल दिया कि वे वेट यानी कि गीले, और अगली, अगली यानी बदसूरत, नॉट ब्यूटीफुल, नॉट लुकिंग स्मार्ट, तो यह कहते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया कि वो गीले और बदसूरत दिखते हैं। When the snakes were gone, और जब सांप चले गए थे, यानी कि जब सांपों ने भी जंगल छोड़ दिया, the number of rats began to increase, तो क्या हुआ, जो चूहे थे उनकी संख्या बढ़ने लग गई, क्योंकि सांप चूहों को खा जाता है। अब जब स्नेक्स है नहीं, सांप है नहीं, तो क्या हुआ, चूहों की संख्या बढ़ने लगी। वन डे मकर इवन ऑर्डर द इंसेक्ट ईटिंग लिजार्ड टू लीव द फॉरेस्ट, और एक दिन मकर ने यह ऑर्डर निकाला कि जो इंसेक्ट ईटिंग लिजार्ड थी, जो कीड़ों को खाने वाली छिपकलियां थी, वे भी जंगल छोड़ करके चली जाएं। इस तरह से मकर ने ऑर्डर दिया।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑल दीज रेप्टाइल्स, तो इन सभी रेप्टाइल्स की अनुपस्थिति की वजह से, इनकी एब्सेंस की वजह से, जैसे पहले टॉर्टोइस चले गए, उसके बाद स्नेक्स चले गए, फिर इंसेक्ट ईटिंग लिजर्ड चली गई, तो ये सभी क्या थे? रेप्टाइल्स थे। ये सभी रैंक करके चलने वाले एनिमल्स हैं। तो इन सब की एब्सेंस होने की वजह से द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट इंक्रीज्ड अ लॉट। चूहों की, फ्रॉग्स, मेढकों की और इंसेक्ट्स की, जो कीड़े मकोड़े थे, उनकी पॉपुलेशन, उनकी जो जनसंख्या थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि इनको जो खाने वाले थे वो सभी जंगल छोड़ करके चले गए थे। ड्यू टू देयर लार्ज नंबर एंड द डेथ ऑफ मैनी एनिमल्स, तो अब इनकी संख्या में बढ़ने के कारण और बहुत सारे एनिमल्स की डेथ होने के कारण, मर जाने के कारण, डर्ट एंड डिजीज स्टार्टेड टू स्प्रेड इन द एंटायर फॉरेस्ट, तो दुर्गंध और डिजीज और बीमारियां एंटायर फॉरेस्ट, पूरे जंगल में फैलना शुरू हो गई। सीइंग ऑल दिस, यह सब कुछ देख करके, यानी कि जंगल में दुर्गंध को, बीमारियों को, इन सब को देख करके, मकर्स अंडरस्टूड एवरीथिंग, मकर सब कुछ समझ गया कि यह सब क्या हो रहा है, क्यों घटित हो रहा है। नाउ मकर रियलाइज्ड दैट क्रिएचर्स इन द फॉरेस्ट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, तो अब मकर ने यह रियलाइज किया, यह महसूस किया कि क्रिएचर्स, यानी कि जो प्राणी हैं, जो जीव जंतु हैं, इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर, हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, उन सब की अपनी इम्पोर्टेंस है, उन सब की अपनी वैल्यू है, उनकी सबकी अपनी महत्वपूर्ण है। ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, उसने अपनी गलती को माना। एंड कॉल्ड ऑल द एनिमल्स बैक, और उसने सारे एनिमल्स को वापस बुला लिया, यानी कि जिन भी एनिमल्स को उसने बाहर भेजा था उन सबको उसने वापस बुला लिया। ही अपोलाइज्ड टू एवरीवन, उसने हर किसी से माफी मांगी, क्षमा मांगी। एंड एक्सेप्टेड दैट ऑल एनिमल्स क्रिएचर्स आर नेसेसरी फॉर अ हैप्पी एंड हेल्दी एनवायरमेंट, और ये एक्सेप्ट किया, इस बात को उसने माना कि जो सभी एनिमल्स और क्रिएचर्स, सभी जंतु और छोटे जीव जंतु एक हैप्पी, एक खुशी वाला और हेल्दी, यानी कि स्वस्थ एनवायरनमेंट के लिए इन सभी का होना बहुत जरूरी है। इस बात को उसने एक्सेप्ट किया और माना। लेट अस डिस्कस, आइए डिस्कस करते हैं। व्हाई डिड द क्रोकोडाइल नॉट लाइक टर्टल्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। तो अब हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसके ऊपर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि हमें डिस्कस करना है कि क्यों क्रोकोडाइल को टर्टल्स, स्नेक्स और लिजर्ड्स पसंद नहीं थे। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन द टर्टल्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट। क्या हुआ जब टर्टल्स यानी कि कछुए, सांप और लिजर्ड्स यानी छिपकलियां, ये सभी जंगल को छोड़ करके चले गए। द हेल्दी एनवायरमेंट ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन ऑल क्रिएचर्स, व्हाई एंड हाउ। आंसर, एक स्वस्थ पर्यावरण जो होता है वह सभी क्रिएचर्स के ऊपर, सभी जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों और कैसे, इसका आपको आंसर करना है। तो चलिए इनको एक एक करके इनका आंसर देखते हैं। लेट अस डिस्कस में सबसे पहले है कि क्रोकोडाइल को टर्टल्स, स्नेक्स और लिजर्ड्स पसंद क्यों नहीं थे। आंसर है द क्रोकोडाइल फाउंड टर्टल्स स्लो एंड स्टूपिड। क्रोकोडाइल को लगता था कि टर्टल्स जो होते हैं वो धीमे और मूर्ख होते हैं। स्नेक्स वेट एंड अगली, जो सांप होते हैं वो गीले और बदसूरत होते हैं। एंड लिजर्ड्स एट इंसेक्ट्स, और जो छिपकलियां होती हैं वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। फॉर दीज रीजन्स, इन सब कारणों से द क्रोकोडाइल डिसलाइक टर्टल्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। तो इन सभी वजहों से, इन सभी कारणों से क्रोकोडाइल को टर्टल्स, स्नेक्स और लिजर्ड पसंद नहीं थे। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द टर्टल्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट। तो क्या हुआ जब टर्टल्स, स्नेक्स और लिजर्ड्स ने जंगल को छोड़ दिया। When the turtles, snakes and lizards left the forest, तो जब टर्टल्स, स्नेक्स और लिजर्ड ने जंगल को छोड़ दिया, द नंबर ऑफ रैट्स, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स वर इंक्रीज्ड, तो चूहों की, मेढकों की और कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ गई। ड्यू टू देयर लार्ज नंबर, और इनकी जनसंख्या या इनकी संख्या बढ़ने के कारण, एंड द डेथ ऑफ मैनी एनिमल्स, और बहुत सारे जानवरों के मरने के कारण, डर्ट एंड डिजीज स्टार्टेड टू स्प्रेड इन द एंटायर फॉरेस्ट, तो दुर्गंध और बीमारियां
पूरे जंगल में फैलना शुरू हो गई। नेक्स्ट है कि जो हेल्थी एनवायरनमेंट है वह फॉरेस्ट का हेल्थी एनवायरनमेंट सभी क्रिएचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों और कैसे? आंसर है अ हेल्थी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक जंगल का हेल्थी एनवायरनमेंट, स्वस्थ वातावरण सभी लिविंग क्रिएचर्स के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज क्योंकि दे प्ले अ वाइटल रोल इन द फूड चेन, क्योंकि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फूड चेन में, यानी कि जो भोजन की श्रृंखला होती है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, पॉलिनेशन, परागण में हेल्प करते हैं। एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, और न्यूट्रिएंट्स की चक्रीकरण को, न्यूट्रिएंट्स के साइक्लिंग को ये बना के रखते हैं, उसमें मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। thus इस प्रकार से द डेथ और एब्सेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए या फिर वह एब्सेंस हो जाए इस चेन में से, कैन नेगेटिवली इफेक्ट द एंटायर इकोसिस्टम, तो वह पूरे इकोसिस्टम को, पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर एक विपरीत, एक नकारात्मक इफेक्ट डालता है। कॉजिंग द एनवायरनमेंट टू बिकम अनबैलेंस्ड, और जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है वह असंतुलित हो जाएगा, वह अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने लेसन नंबर 5 आर्किटेक्ट ऑफ नेचर, इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेनेशन, साथ में चैप्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है उन सब के आंसर को देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 5 आर्किटेक्ट ऑफ नेचर, इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।